जैसे कि कल हमने आप लोगों को बोला था कि जैसे कुछ स्पेसिफिक जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि हिस्टोन H3 हिस्टोन है तो उसमें इस पोजीशन पे मिथाइलेशन या एसिटाइलेशन हो रहा है तो ब्रोमोडोमेन आ रहा है या क्रोमोडोमेन आ रहा है। तो ये तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, पर हमने एक लाइन बोली थी कि आप पोजीशंस जो है वो रहने दें या नहीं, पर क्योंकि अभी लेटेस्ट इधर ही बीच क्वेश्चंस उससे आए हैं, राइट, तो आप लोगों को वो भी कहीं ना कहीं अब याद करना पड़ेगा। तो वो आप खुद क्वेश्चंस को देख सकते हैं और देख के ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इन डेप्थ इन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नाउ यू कैन हैव एन आइडिया। तो प्रोटीन डोमेन्स इन न्यूक्लियोसोम मीन्स हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, एनआरसी एंड दैट हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्सेस, right? So these are involved in what gene regulations or transcriptional event, whether activation or whether repression. तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर देख रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मॉडिफाइड हिस्टोन टेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ये मॉडिफाइड हिस्टोन टेल्स थे। यहाँ पे एसिटाइलेशन हुआ है, हैट ने एसिटाइलेशन किया है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एसिटाइलेशन से कौन बाइंड करने के लिए आ रहा है, ब्रोमोडोमेन। तो यस, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या आता है एसिटाइलेशन से बाइंड करने, ब्रोमोडोमेन। दूसरी तरफ अगर मिथाइलेशन कॉज हो रहा है तो मिथाइलेशन यहाँ पे जब हुआ तो मिथाइलेशन से बाइंड कौन कर रहा है, क्रोमोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, क्रोमोडोमेन एक तो है क्रोमोडोमेन, पर ये डोमेन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स हो सकती हैं, एक्टिवेटर हो सकता है, को एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, प्लस एनआरसी या हैट के पास भी इस तरह के डोमेन्स हो सकते हैं। तो और ये जो प्रोटीन है इनके पास जो डोमेन्स होते हैं, ये स्पेसिफिक डोमेन्स स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस पर बाइंड कर रहे होते हैं, और बाइंड करने के बाद या तो वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो मॉडिफिकेशन है इसमें हम लोग ये जो मॉडिफिकेशन की पोजीशंस पे थोड़ा सा हम लोग विजन्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, ये जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, एसिटाइलेशन हो रहा है, ठीक है, इसे कौन कर रहा है, इसे कौन कर रहा है, हैट, HMT, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये कर रहे हैं, और उसमें भी इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियोसोम मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मींस ये इस कॉम्प्लेक्स में इंक्लूडिंग दीज एंजाइम्स, वो क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन करते हैं। क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, इनका ट्रांसलेशन हो चुका है, तो उनके बाद ये मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो इन तरह के मॉडिफिकेशंस को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ध्यान में देखनी है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस पे किस तरह का मॉडिफिकेशन हो रहा है ये आप लोगों को क्वेश्चंस में अब पूछे जाने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये H2A है, ठीक, ये उसके हम लोग ने स्ट्रक्चरल फोल्ड्स हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें फर्स्ट पोजीशन पे सेरीन या थ्रियोनिन होगा, वहां पे फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, फिफ्थ पोजीशन पे एसिटाइलेशन हो सकता है, एंड नाइन्थ पोजीशन पे एसिटाइलेशन। ये H2A की बात हो रही है, ठीक है। दीज आर, ये कुछ खास स्पेसिफिक एग्जाम्पल कह सकते हैं, राइट, मॉडिफिकेशंस के। ये है H2B का ये स्ट्रक्चरल फोल्ड्स हैं, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इस प्रोटीन को, जब हम फिफ्थ पोजीशन पे एसिटाइलेशन, 12th पोजीशन पे एसिटाइलेशन, 15th पोजीशन पे भी एसिटाइलेशन। ये कुछ कॉमन पोजीशंस हैं H2B जहाँ पे एसिटाइलेशन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा हो रहा है, और यूबिक्विटिनाइलेशन 123, ठीक है। तो ये आई थिंक नंबरिंग सबको क्लियर होगी, सभी को पता है प्रोटीन्स अपनी फोल्डेड फॉर्म में होती है, और इस फोल्डेड फॉर्म को अगर हम खोलते हैं तो सभी जो प्रोटीन होती है वो पॉलीपेप्टाइड की बनी है। भाई पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स होंगे, राइट। तो अमाइनो एसिड्स फ्रॉम 1 टू जितनी भी ये
नंबर की अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है वो नंबरिंग है। तो ये क्या है, 5th पोजीशन पे हो भाई। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 12, 15, 20, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एसिटाइलेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लाइसिन या आर्जिनिन प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे एसिटाइलेशन होता है इस पोजीशन पे। तो 12th पोजीशन पे हो सकता है लाइसिन हो और वहां पे क्या हो रहा है, एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे बस यही चीज दिखाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरीके से जैसे आप लोगों को H3 को लेके क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक। तो H3 में भी हम लोग कुछ पोजीशंस को ध्यान में रखते हैं। तो मिथाइलेशन 4th पोजीशन यानी K4 हो सकता है, यानी इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो सकता है, मिथाइलेशन हो सकता, अमाइनो एसिड बाई K हो सकता है प्रेजेंट, राइट। और यहाँ पे 9th पोजीशन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, 9th पोजीशन पे मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन, ठीक है, दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं। फिर यहाँ क्या है, फॉस्फोराइलेशन 10th पोजीशन पे। 14th पोजीशन पे भी K प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे भी एसिटाइलेशन। देन देयर इज अ मिथाइलेशन कैन occur at 17th पोजीशन। 18 पोजीशन पे 18 पे एसिटाइलेशन, फिर 23 पोजीशन पे एसिटाइलेशन, देन 26 एंड 27 पर मिथाइलेशन, देन 28 पर फॉस्फोराइलेशन, 36 मिथाइलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से एंड यस मिथाइलेशन एट 79 पोजीशन। तो ये होगी H3 की बात। H4 में भी कुछ देख लेते हैं हम लोग, कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस जो कॉमन है कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए। 1 पोजीशन मैं लिख देती हूँ, 1, 3, 5, 8, 12, 16 एंड 20। तो 3rd पोजीशन पे मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, then again acetylation and methylation, ठीक। तो यहाँ पे ये जो आपको दिए गए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन और मिथाइलेशन की कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस देख लिए हैं जो कि H2A, H2B, H3, H4 पर होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एसिटाइलेशन, HDAC और मिथाइलेशन से रिलेटेड, तो थोड़ा सा हम लोग एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं और आप लोग थोड़ा इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि हाँ क्या स्पेसिफिकली हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इट्स लाइक सपोज दिस इज अमीनो ग्रुप, एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप ऑफ लाइसिन, तो CH2 CH2 CH। तो यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा आपको लाइसिन दिख रहा है और ये लाइसिन के साथ यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, दिस अमीनो ग्रुप। लाइसिन में अमीनो ग्रुप के ऊपर ही क्या होने वाला है, कोई भी मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्टोन एसिटाइलेशन की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये आप लोगों को प्रैक्टिस में लाना होगा, राइट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो दिस इज लाइसिन। तो यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं कि दिस इज नाउ हैट एंजाइम, तो ये हैट एंजाइम है। ये हैट एंजाइम है किसका हिस्सा, हैट एंजाइम किसका हिस्सा है भाई, हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स है। ये एक प्रकार का क्या है, हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियोसोमल मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हैट एंजाइम है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। एक्चुअली में क्या करता है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए से, एसिटिल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए रिमूव करके, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो एसिटिल ग्रुप है लाइक दिस, और यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ था, सपोज इससे जुड़ा हुआ था कोएंजाइम ए, ठीक है, दिस वाज कोएंजाइम ए। तो इस हैट एंजाइम ने कोएंजाइम ए ग्रुप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और ये एसिटिल ग्रुप कहाँ ऐड कर देगा, ये एसिटिल ग्रुप कहाँ ऐड होने वाला है, ये जो अमीनो ग्रुप था उसके एन टर्मिनल या अमीनो ग्रुप के ऊपर ये हमारा क्या हो गया, एसिटिल ग्रुप जो है वो ऐड हो गया। दिस वाज द एसिटिल ग्रुप, ठीक। अब उसके बाद
हम पूरा फुल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, CH2 CH2। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भाई हिस्टोन प्रोटीन है, उस प्रोटीन में कई अमाइनो एसिड यहाँ जुड़े होंगे, पर यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लाइसीन की। तो लाइसीन का ये स्ट्रक्चर है, इसके एन साइड में क्या एन अमाइनो ग्रुप के साथ क्या आप जुड़ गया है, एसिटिल ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या चीज हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर H डैक आ जाए, अगर H डैक हो जाए तो यही चीज क्या हो जाएगा, H डैक भी एक तरह से क्या है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम है, और ये किसका हिस्सा, हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से एसिटिल ग्रुप को रिमूव करके फिर से लाइसीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इसको भी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसकी बात करते हैं, अगेन लेट अस ड्रॉ वन लाइसीन, CH2 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 CH। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भी हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, HMT, दिस इज HMT, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, राइट। और ये एक्चुअली HMT क्या करता है, HMT का रोल होता है S एडेनोसिल मेथियोनिन से। हम लोगों ने अमाइनो एसिड में पढ़ा था कि मेथियोनिन बेसिकली इसमें प्रेजेंट भी होता है। S एडेनोसिल मेथियोनिन से क्या लेगा, मिथाइल ग्रुप लेगा, और क्या कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ये इसने कैप्चर किया, और किसको ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर सकता है। तो अब हम बार बार हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं पूरा स्ट्रक्चर। नाउ इट इज वेल अंडरस्टूड कि अगर यहाँ पे एक आप ऐड करते हैं मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। इसको हम पूरा साथ में क्या लिख सकते हैं, CH2O एंड सेम CNH, राइट। तो ये लाइसीन से ये इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमिथाइल एडिशन हुआ है। और अगर एक और ऐड हो जाए तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं, ये एक और मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, और उसके बाद एक और ऐड हो सकता है तो ट्राइमिथाइल, यानी यहाँ पे हमारा डाइमिथाइल हो गया ये एडिशन, ये मोनोमिथाइल हो गया, और ये ट्राइमिथाइल हो गया। यहाँ पे अगर आपने 3 ऐड कर दिए हैं मिथाइल ग्रुप्स, दिस इज मोनो डाई ट्राई। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोन मिथाइलेटेड मिथाइलेशन की बात हो गई। बट इन केस मिथाइल ग्रुप को हटाना है तो कौन सा एंजाइम आएगा, LSD1, और या इसको क्या बोलते हैं, KDM, LSD1 और KD1 विच इज लाइसीन डीमिथाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों को ये जरूर ध्यान में रखना है, हमने कई बार इस चीज को मेंशन किया है, डिस्कस भी किया है कि डिफरेंट भाई कितना भी मिथाइल स्टेट्स जो हमारे पास डेवलप हो रहे हैं, कैसे मिथाइल स्टेट्स, चाहे वो मोनो हो, डाई हो या ट्राई हो, ठीक है। तो ये जो मिथाइलेटेड स्टेट हैं वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शनल एस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जीन 1 है, मान लीजिए एक जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है, तो हो सकता है जीन 1 को ऐड करने के लिए लाइसिन की किसी स्पेसिफिक पोजीशन में एक ही बार मिथाइलेशन चाहिए, जीन 2 को एक्टिवेट करने के लिए किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे लाइसिन की 2 बार मिथाइलेशन चाहिए, और हो सकता है तीसरे जीन में 3 बार चाहिए। तो वो डिपेंड कर सकता है कि किस तरीके से वो जीन के मॉडिफिकेशन को रिक्वायरमेंट है खुद को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सामने बात क्या आ गई कि अलग अलग मिथाइलेशन स्टेट कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ results in activating a transcriptional event or in regulating a transcriptional events. Okay, अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, right, bromodomain containing proteins interact with acetylated histone tails, very important, bromodomain, ठीक है। तो वी आर डिस्कस्ड अ लॉट कि ब्रोमोडोमेन क्या होता है, प्रोटीन्स में पाया जाने वाला एक फंक्शनल हिस्सा होता है।
तो पर यहाँ पे जिन प्रोटीन्स के पास इस तरीके का डोमेन होता है, चलिए यहाँ पे हम लोग पहले पोजीशन स्पेसिफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को थोड़ा स्पेसिफिक पोजीशंस को मेंटेन करना है। तो यहाँ पे K9 पोजीशन है, यहाँ K14 पोजीशन है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? H3, ध्यान में रखना है, H3। तो ये जो बात हो रही है ये 14 पोजीशन है, और इसके बाद दिस विल बी द 18th पोजीशन, दिस विल बी द 23rd पोजीशन। ठीक, अब यहाँ 9, 14, 18, 23, 19, 14, 18, 23। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा भी था, 9 पे एसिटाइलेशन हो सकता है, 14 पे एसिटाइलेशन हो सकता है, जस्ट मैच इट। 9 पे एसिटाइलेशन, 14 पे एसिटाइलेशन, 18 पे एसिटाइलेशन और 23rd पे एसिटाइलेशन। तो आप यहाँ पे एक चीज देख भी रहे हैं कि यही चीज हम लोग यहाँ पे मेंटेन किया है, हम लोगों ने सीक्वेंस की ही बस बात कर रहे हैं। इन पोजीशन पे स्पेसिफिकली क्या कर दे हम लोग? एसिटाइलेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे एसिटाइलेशन हम लोग एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया। अभी किसने ऐड किया होगा? हैट ने ऐड किया होगा। अब ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब यहाँ पे एक प्रोटीन आई है, राइट, एक प्रोटीन आई यहाँ पे, दिस प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे दूसरी प्रोटीन आई है। अब ये यहाँ से इंटरैक्ट करने की इनको कोशिश करनी है, इनसे इंटरैक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। इंटरैक्शन क्रिएट करने के तो ऑब्वियसली इन प्रोटीन्स के पास जो ये अभी आए हैं और कोशिश कर रही हैं कि हिस्टोन में जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं ये इंटरैक्ट कर पाए। तो इनके पास इंटरैक्ट करने के लिए कौन सा डोमेन होना चाहिए? इनके पास कुछ इस तरीके का डोमेन भाई होना चाहिए इनके पास। तो इस डोमेन को आप क्या कहते हैं? ब्रोमोडोमेन। तो जो प्रोटीन्स के पास ब्रोमोडोमेन होता है वो एसिटाइलेशन से इंटरैक्ट करती हैं, और एसिटाइलेशन कहाँ हो रहा है? स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स पे हो रहा है। थोड़ी पोजीशंस याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये जब हो जाएगा भाई, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हुआ, हिस्टोन मॉडिफिकेशन की वजह से ये प्रोटीन आ गई, 10 प्रोटीन। अब ये हो सकता है ये प्रोटीन किसी और प्रोटीन को बुलाए, और इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके से गैदरिंग होने लगती है कि हाँ अब भाई इस जीन को हमें ऑन करना है जो इसके आसपास है या नहीं ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोगों का मकसद क्या था कि हिस्टोन पर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हुए, तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो स्पेसिफिक ब्रोमोडोमेन होना चाहिए जिससे कि वो इंटरैक्ट कर पाए। तो और अब हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था, बिल्कुल टैबुलेशंस मिले हुए हैं आप लोगों को कि किसके किसके पास होता है। जैसे हैट क्या है? अगर हम एग्जांपल पूछें किन प्रोटीन्स के पास, सपोज दिस प्रोटीन, तो ये प्रोटीन कौन सी हो सकती है जिनके पास इस तरह का ब्रोमोडोमेन हो? कौन कौन सी हो सकती है? हैट हो सकती है, ठीक है। हैट क्या है? एक तरह से हिस्टोन बाई एसिटाइलेशन जिसने कॉज किया है उसके पास भी हो सकती है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी हैट एंजाइम आया होगा और हैट एंजाइम ने, मैंने ये बताया भी था, हैट एंजाइम ने एसिटिल ग्रुप लगाया, पर अब ये भी हो सकता है कि जैसे ही एसिटिल ग्रुप लगा दूसरे हैट एंजाइम आ गए हों और इन हैट एंजाइम ने और जगह पे भी एसिटाइलेशन कॉज कर लिया। तो इन हैट प्रोटीन्स के पास, यानी ये जो प्रोटीन है ये एक तरह से हैट प्रोटीन भी हो सकती है, ठीक है। ये प्रोटीन हैट प्रोटीन भी हो सकती है और क्या कर सकती है, यहाँ पे एसिटाइलेशन कर ले। तो इसलिए हैट प्रोटीन्स के पास ब्रोमोडोमेन्स होते हैं। न्यूक्लियोसोमल रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जैसे SOISNF होते हैं उनके पास भी होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये जो स्पेसिफिक पोजीशन की भी बात की, तो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो याद रखना है कि जो हैट एंजाइम होता है उसके पास अगर ब्रोमोडोमेन है तो वो क्या करेगा, वो फर्दर एसिटाइलेशन प्रमोट करेगा। अब बात आती है फिर से क्रोमोडोमेन। क्रोमोडोमेन्स जो हैं वो क्या होती है, अभी क्रोमोडोमेन पे फोकस करना है आपको। क्रोमोडोमेन्स क्या होते हैं? अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस है। अब यहाँ के भी थोड़े से आप स्पेसिफिक सीक्वेंस को थोड़ा याद रखने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ 4th पोजीशन है, दिस इज 4th पोजीशन। 4th पोजीशन पे मिथाइलेशन कर दीजिए। यहाँ पे मैं मिथाइलेशन कर देती हूँ। मिथाइलेशन
कि क्योंकि हम लोगों ने देखा था 4th पोजीशन पे एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन पॉसिबल है, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा। और K9 पोजीशन पे भी K9 है, नहीं K9 पे तो एसिटाइलेशन होता है, सॉरी, ठीक है। तो कुछ ये स्पेसिफिक पोजीशंस हैं जो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 था, यहाँ 79 था, अगर याद हो आप लोगों को, ये क्या था 27 था, तो इस तरीके से ये 23 था, ये शायद 18 होगा, यस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल इसकी बात हो रही है कि 4th पोजीशन पे मिथाइलेशन हो रहा है, क्योंकि इन पोजीशन पे शायद एसिटाइलेशन की ही बात होगी। हम लोग बात कर रहे हैं कि 4th पोजीशन पे मिथाइलेशन हो सकता है, भी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक कंपोनेंट है या एंजाइम है, कौन सा ये एंजाइम होने के चांसेस हैं, और इसका नाम है सेट 1 जो है, दिस सेट 1 जो है वो KMT2FG। ये एक्चुअली क्या है, ये सेट 1 क्या है, सेट 1 ये है KMT2F/G। तो ये एक तरह से क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, सेट 1 एक तरीके से क्या है, लाइसीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, यहाँ पे दिख रहा होगा लाइसीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसका ये नाम है, जो कि स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली ध्यान में वर्ड रखना है, स्पेसिफिकली क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली K4 पोजीशन पे मिथाइलेशन कॉज कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या कहेंगे, सेट 1 क्या है, HMT है, हिस्टोन मिथाइलेज ट्रांसफरेज एंजाइम है, ठीक है, या इसको हम लोग KMT भी कह सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इसको एक कोड दिया गया है KMT2FG, ठीक है। ये एक तरह से 12 ह्यूमन एंजाइम्स जो कि एक्चुअली देखे गए हैं कि 12 ह्यूमन एंजाइम जो कि मिथाइलेशन कॉज कर सकते हैं K4 पोजीशन में, उसमें क्या है, KM2 सेकेंड वाले की बात हो रही है कि ये यहाँ पे इस तरीके से मिथाइलेशन कॉज कर सकता है। अब ये इस पर मिथाइलेशन कॉज हो गया, ठीक है। तो अब इसको रीड करने के लिए ये देखिए ये कर क्या रहे हैं, ये ब्रोमोडोमेन क्या कर रहा है, रीडर ही तो है, क्या करता है, रीड करता है किसको, एसिटाइलेशन को, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ये रीड मिथाइलेशन को रीड करने के लिए कौन आने वाला है, क्रोमोडोमेन होना चाहिए, क्रोमोडोमेन। पर क्रोमोडोमेन तो किसी प्रोटीन का हिस्सा होगा, राइट। तो मान लेते हैं सपोज दिस इज, तो ये एक क्रोमोडोमेन प्रोटीन है जिसके, सॉरी हाँ, ये एक प्रोटीन है जिसके पास कौन सा कंपोनेंट है, क्रोमोडोमेन है। और क्रोमोडोमेन के पास क्या क्या रीडिंग की कैपेबिलिटी होती है, मिथाइलेशन को रीड करने की कैपेबिलिटी होती है। और स्पेसिफिकली कौन से पोजीशन को कैसे लिखना मैंने बताया है आप लोगों को, H3K4, ठीक है, H3K4 यहाँ पे है, हिस्टोन H3 में K4 पोजीशन पे मिथाइलेशन हुआ तो क्रोमोडोमेन प्रोटीन्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक तो ये चीज आप लोगों ने एक जनरल आइडिया हो गया, प्लस यहाँ पे अब हम एक प्रोटीन का नाम लिख रहे हैं जिसका नाम है CHD1। ये CHD1 क्या है, CHD1 एक तरीके की रीमॉडलिंग एंजाइम है, रीमॉडलिंग एंजाइम यानी क्या है, ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन वाला एंजाइम नहीं है। हम लोगों ने बात की कि हम लोग जीन रेगुलेशन एस्पेक्ट पे दो मेजर चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं, हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स, न जाने मैंने ये चीज कितनी बार आप लोगों को याद कराने की कोशिश की होगी, हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स और NRC। अब हिस्टोन मॉडिफाइंग कॉम्प्लेक्स ने यहाँ पर क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन पर यहाँ मिथाइलेशन किया, क्या किया, मिथाइलेशन किया, ठीक है। अब NRC यहाँ पे कौन है,
CHD, ठीक है। और यहाँ HMC कौन है, KMT लिखिए या HMT लिखिए, उसने मिथाइलेशन कर दिया 4th पोजीशन पे। फिर NRC एक प्रोटीन है, NRC रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स CHD1, वो आता है और वो क्या कर रहा है, उसके पास क्रोमोडोमेन है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक। अब ये जो CHD1 है, इसकी खास बात क्या है कि एक्चुअली क्रोमोडोमेन है, मिथाइलेशन को तो रिकॉग्नाइज करेगा, बट एक्चुअली ये जो क्रोमोडोमेन है, स्पेसिफिकली ये CHD1 की जो बात हो रही है, ये CHD1 it actually binds with, अब ध्यान से कोड को पढ़िए, H3K4ME3। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, H3K4M3 का मतलब क्या हो गया कि हिस्टोन H3 हिस्टोन में K4 पोजीशन पे लाइसिन के तीन मिथाइलेशन होना चाहिए, है ना। हम लोगों ने अभी देखा 3 मिथाइलेशन होना चाहिए। तो 3 मिथाइलेशन अगर होगा यहाँ पे, तो हम अगर आप बनाना चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं 3 मिथाइलेशन। तो ये 3 मिथाइलेशन होगा इस लाइसिन के अमाइनो ग्रुप पर। तो ये CHD1 प्रोटीन जो है अपने क्रोमोडोमेन से इन तीनों मिथाइलेशन को रीड करेगी। और CHD1 क्या है, रीमॉडलिंग एंजाइम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ये कोड भी इंपॉर्टेंट हो गए, ये भी कोड इंपॉर्टेंट हो गया। और बाकी यहाँ पे और कौन से हैं, क्रोमोडोमेन के अलावा ट्यूडर डोमेन्स हैं, PHD फिंगर डोमेन है। अब ये याद होना चाहिए कि ये जो डोमेन्स हैं, ये किससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिथाइलेटेड हिस्टोन टेल से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल इनका भी लिखा हुआ है कि PHD फिंगर और ट्यूडर डोमेन्स जो है ऑल्सो बाइंड मिथाइलेटेड H3K4, देख रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल देखा है, CHD का देखा है, ठीक है। उसी तरीके से और क्या होते हैं, PHD और ट्यूडर डोमेन्स जो होते हैं वो भी K4 पोजीशन को H3K4। अब जैसे आपके पास आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जो H3K4 है, इसको कौन कौन डोमेन्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्रोमोडोमेन, ट्यूडर डोमेन, PHD डोमेन, ठीक है, H3K4। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मिथाइलेटेड, दिस मस्ट बी मिथाइलेटेड। तो यहाँ पे हम पूरा इसको ऐसे कर देते हैं H3K4ME, ओके। कुछ को रिप्रेसर भी देखे गए हैं, जैसे कि CHD3/4 नर्ड कॉम्प्लेक्स में, जो कि अनमिथाइलेटेड, यानी कि मिथाइलेशन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी यहाँ मिथाइलेशन नहीं है, ठीक है, तो इसको आप सोचिए कि यहाँ कोई मिथाइलेशन नहीं है, तो कौन सी प्रोटीन आके बाइंड करेगी, तो को रिप्रेसर आके बाइंड करेंगे। तो कहने का सेंस क्या हो गया, कहने का सेंस ये हो गया कि सपोज अगर इस लाइसिन पर ये सब कुछ बाइंड नहीं किया है, मतलब मिथाइलेशन नहीं हुआ है, तो जब मिथाइलेशन नहीं हुआ है तो ये भी एक तरह का सिग्नल ही हुआ ना कि अच्छा अब जीन को एक्टिवेट नहीं करना है, आप इसको बंद कर दीजिए। हो सकता है उस समय हिस्टोन की पैकेजिंग चल रही हो, तो पैकेजिंग के समय तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, तो इसलिए वो समझ जाएगा कि भाई मिथाइलेशन जब कुछ इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं तो हो सकता है कि इसको बंद करना हो, समथिंग लाइक दैट। तो येट अनदर सैंड डोमेन हैज ऑपोजिट प्रॉपर्टी, वो भी अनमॉडिफाइड हिस्टोन टेल से बाइंड करता है, ओके। तो सो ये जो यहाँ तक का जो था, ये थोड़ा हमने आज ऐड किया है, ये आप लोगों को ध्यान में इस चीज को रखना है। और प्लस जो है अभी एक और जो चीज है यहाँ पे जो बात हुई थी कि क्रोमोडोमेन्स दैट रिकॉग्नाइजेस sites of histone methylation associated with transcriptionally repressed gene। अब मेन क्या है, आप लोगों को इस पे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। आर फाउंड इन सेवरल प्रोटीन्स, क्रोमोडोमेन्स जो है क्या रिकॉग्नाइज कर रही है, हिस्टोन मिथाइलेशन, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और ये भी है कि जो हिस्टोन मिथाइलेशन है उस पे जो स्टडी की गई है कि रिप्रेस्ड जीन्स में उसको देखा गया है, ठीक है। तो जो वो जीन जो कि एक्चुअली अब रिप्रेस्ड करनी है, तो उसमें क्या देखा गया कि मिथाइलेशन हुआ और क्रोमोडोमेन वहां के इंटरैक्ट कर रही है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से पूरा देखेंगे तो शायद और आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है।
represent that are found in several proteins that are important for the establishment of heterochromatin, including HP1 protein and polycomb proteins. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और फिर इन लाइनों को आप लोग रिलेट करिएगा। ठीक, आप हमारे पास फिर से एक बार H3 का पूरा एक सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को वैसे ही लिख लेना है सारी चीजें। तो आई थिंक अब आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए कि ये आपने लिखा 4th पोजीशन, यहाँ पे आपने लिखा 9th पोजीशन, देन आपने यहाँ पे 27th पोजीशन लिख दिया, यहाँ 36, यहाँ 79। तो ये पोजीशंस आप याद रखें। ठीक, अब यहाँ 27 पोजीशन पे क्या है, मिथाइलेशन हुआ था। कितना मिथाइलेशन, 3 हुआ था। तो 3 मिथाइलेशन का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे कि लाइसीन के अमाइनो ग्रुप पे 3 मिथाइलेशन हो गया। ठीक, अब इसको पहचानने के लिए कौन आएगा, पहचानने के लिए आएगा क्रोमोडोमेन। पर ये क्रोमोडोमेन किससे जुड़ा हुआ, किस प्रोटीन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हम पूरी प्रोटीन बना दे रहे हैं। ऐसी प्रोटीन है जिसके पास ये ग्रीन कलर में मेंशन किया है कि ये क्रोमोडोमेन है। ठीक है, तो ये है एक्चुअली में PC1। ठीक, PC1। और ये यहाँ 9th पोजीशन पे क्या हो रहा है, 9th पोजीशन पे भी मिथाइलेशन कॉज हुआ। कितना, 3rd। कौन सा कोई प्रोटीन आई, सपोज कोई प्रोटीन आई, और इस प्रोटीन के पास भी क्या होना चाहिए, क्रोमोडोमेन होना चाहिए, क्योंकि क्रोमोडोमेन ही मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी प्रोटीन है, HP1। ठीक है, तो एक्चुअली में और इस पर मिथाइलेशन कॉज करने वाला कौन है, ऑब्वियसली तुरंत दिमाग में आप लोगों को आ जाना चाहिए कि इस पे मिथाइलेशन कौन कॉज कर सकता है, इस पर मिथाइलेशन कौन कॉज कर सकता है, KMT1A, लाइसिन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो लाइसिन मिथाइल ट्रांसफरेज क्या है, एक तरह से HMC कॉम्प्लेक्सेस का हिस्सा है। ठीक है, तो एक्चुअली में KMT1A बेसिकली ये एक्चुअली इट्स SUV39H, राइट। इस ये एक्चुअली 7 ह्यूमन एंजाइम्स हैं जो कि मिथाइलेशन कॉज करते हैं 9 पोजीशन पे। 9 पोजीशन पे 7 ह्यूमन एंजाइम्स हैं जो कि मिथाइलेशन कॉज करते हैं। उसमें से जो KMT1A है वो क्या कर रहा है, 9th पोजीशन पे क्या कर रहा है, मिथाइलेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 27 पोजीशन है ये भी हमारे लिए खास है। ये जो 27 पोजीशन है यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक्चुअली में पूरा एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो साथ मिलके काम कर रहे हैं। क्या करने के लिए, मिथाइलेशन कॉज करने के लिए। तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो वो क्या क्या है, यहाँ पे कौन सा है, KMT6, SUZ12 एंड ESC। ठीक है, तो ये जो है पूरा ये एक तरह से PRC2 कॉम्प्लेक्स है जो कि क्या कर रहा है, 27 पोजीशन पे मिथाइलेशन कॉज कर रहा है। अब आप लोगों को बात को क्या समझना है, बेसिकली क्या होता है कि जब इन पोजीशंस पे मिथाइलेशन कॉज होता है तो वो प्रोटीन बुलाई जाती हैं जो कि हेट्रोक्रोमेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यानी उस समय अब आप ध्यान में ले आइए जो बात हम लोगों ने की थी कि यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन 2 वर्ड होते हैं। यूक्रोमैटिन का मतलब क्या होता है कि भाई वो जो क्रोमैटिन है वो थोड़ा खुला हुआ है। हेट्रोक्रोमैटिन का मतलब क्या है, पैकेजिंग है। तो अब आप दिमाग में लगा सकते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन के समय जीन एक्टिव होगा या जीन साइलेंस होगा। ऑब्वियस सी बात है, जीन साइलेंस होगा। ठीक है, तो जब जीन को साइलेंस करना हो तो यहां पर
क्या हो रहा है, KMT1A और KMT6 जो है वो आके 9th और 27 पोजीशन पे मिथाइलेशन कॉज कर रहे हैं, और इन मिथाइलेशन को क्रोमोडोमेन्स उन प्रोटीन्स के पास हैं जो कि जीन साइलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेनली जो HP1 है वो क्या कर रहा है, हेट्रोक्रोमैटिन साइलेंसिंग कर रहा है। HP1 क्या कर रहा है, हेट्रोक्रोमैटिन साइलेंसिंग कर रहा है, प्लस PC क्या है, पॉलीकॉम साइलेंसिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि एक्चुअली ये जो है एक तरह से साइलेंसिंग प्रोटीन होती है, ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। पॉलीकॉम प्रोटीन्स क्या होती हैं, एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे PRC1, PRC2 इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या करने के लिए, जीन को साइलेंस करने के लिए, कि जीन अब ऑफ करनी है। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेवलपमेंट बायोलॉजी में जैसे होम्योडोमेन्स होते हैं, ठीक है, हॉक्स जीन्स होते हैं, तो उनके फीचर्स आप लोगों को पता है। तो उन होम्योडोमेन्स को जब जीन साइलेंसिंग के लिए प्रमोट करना हो तो इस तरीके की पॉलीकॉम प्रोटीन्स जो है काम करती हैं, ठीक है। तो पॉलीकॉम प्रोटीन्स क्या है, दीज आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस which are responsible for silencing the proteins like हॉक्स जीन्स और ये सारी चीज। तो जैसे यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से कलेक्टिवली ये भी क्या है, ये PRC1 कॉम्प्लेक्स है, PRC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपको तो ये क्या है, एक तरह से पॉलीकॉम प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से स्पेसिफिकली क्या किया जा रहा है, साइलेंसिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अब आपको इस लाइन का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा कि क्रोमोडोमेन्स क्या करते हैं, हिस्टोन मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये क्रोमोडोमेन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात की जा रही है कि जो हिस्टोन मिथाइलेशन है, दीज आर एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शनली रिप्रेस्ड जीन्स, ठीक है। तो वहां पे भाई कुछ प्रोटीन्स जो हैं जिनपे की क्रोमोडोमेन्स पाए जाते हैं, उनमें वो हिस्टोन मिथाइलेशन को रीड आउट करते हैं और रिप्रेस्ड जीन को रिप्रेस करने में मदद करते हैं, जीन को साइलेंस करने में मदद करते हैं, या हेट्रोक्रोमैटिन को एस्टैब्लिश करने में मदद करते हैं, यानी पैकेजिंग करने पे। तो वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, कौन सी प्रोटीन्स हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, जिनके पास उनका पास क्रोमोडोमेन है और वो रिकॉग्नाइज करके जीन को प्रमोट करेंगी हेट्रोक्रोमेटाइजेशन के लिए। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जो आप लोगों को ध्यान से आप लोग कोरिलेट करिए कि यस अब आपको चीजें क्लियर होती जा रही हैं या नहीं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिथाइलेशन है 4th पोजीशन पे बात कर रहे हैं, मिथाइलेशन 3rd पोजीशन पे, मिथाइलेशन अगर एक मिथाइलेशन है या 3 मिथाइलेशन है तो ये जो है एनहांसर एक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है, और ये जो है प्रमोटर एक्टिविटी को प्रमोट कर सकता है जीन के, राइट। और यहाँ पे 36 जो पोजीशन पे या 79 पोजीशन पे जो बात हुई थी, यहाँ पे मिथाइलेशन 3, मिथाइलेशन 2, यानी 2 मिथाइलेशन 79 पोजीशन पे और 3 मिथाइलेशन 36 पोजीशन पे। तो ये देखा गया है कि ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन इनॉन्गेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मिथाइलेशन 3, यहाँ पे इस पोजीशन पे 4th पोजीशन पे ये जो 3 मिथाइलेशन हुए हैं, 79 पोजीशन पे ये जो 2 मिथाइलेशन हुए हैं, ये क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। बाकी आपको K9 पोजीशन पता है, 27 पोजीशन पता है, 27 पोजीशन पे मिथाइलेशन 3 बार हो और मिथाइलेशन इस पे भी 3 बार हो, तो यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन साइलेंसिंग की बात की हम लोगों ने, और यहाँ पे क्या बात की, पॉलीकॉम रिप्रेशन की, ठीक। दूसरी यहाँ पे अब ये चीज थोड़ा सा मैंने लिख दिया है, आप लोग इसकी हेल्प लेके चीज को थोड़ा सा स्पेसिफिक पोजीशंस पे कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं जो प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद पहले भी दिया था पर इसको थोड़ा
कॉन्शियसली आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे हम लोगों ने देखा H3K9 पर अगर एसिटाइलेशन है तो यानी वहां पे प्रमोटर एक्टिव किया जा रहा है। प्रमोटर एक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी जीन को एक्टिव, क्योंकि जीन से लगा हुआ, जीन कैसे काम करता है, जीन के पास क्या होता है, प्रमोटर होता है, ठीक है। तो प्रोमोटर जब तक एक्टिव नहीं होगा जीन ट्रांसक्राइब नहीं होगा। तो ये सारी बातें यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग सीखेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ये सब कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर रहा था, एक्टिव प्रमोटर कर रहा है। और यहाँ पे देखिए H3K9 मिथाइलेशन, यहाँ हेटेरोक्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो रहा है। H3K27 H3 हिस्टोन H3 में 27 पोजीशन पे 3 मिथाइलेशन क्या हो रहा है, पॉलीकॉम साइलेंस्ड प्रमोटर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है कलेक्टिवली, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। और बाकी आप लोग टेबल जान ही रहे हैं कि हम लोगों को ये भी एसोसिएट करना है किसके किन किन कॉम्प्लेक्सेस के पास ये ब्रोमोडोमेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे डोमेन्स लिखे हुए हैं।